अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में सुल्तान केज काउच को एक जगह बांध दिया जाता है। इतने में दरक्योस के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। उरानोस कहता है वहां एक आदमी दरख्त के साथ बंधा हुआ है हजूर। इतने में दरक्योस उसे देख कर कहता है ये तो वही है सुल्तान केज काउच, आज हमारा बहुत खुशकिस्मत दिन है, हम संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लेंगे। इतने में कुछ मंगोल सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। मंगोल सुल्तान केज काउच को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरक्योस कहता है हमें अभी हमला करना चाहिए, इससे पहले कि कोई और सिपाही आ जाए। अगर हमने संदूक और सुल्तान केज काउच दोनों हासिल कर लिए तो हलाको खां हमारे सामने बेबस हो जाएगा और वह हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तु साहब कह रहे थे अल्लाह के हुक्म से और अपने दिमाग के इस्तेमाल से हमने अपना कबीला आजाद करवा लिया है, अब अगली बारी सौगौत की है। ये सुनकर हकीम हरतु कहता है उस गलीज अलीजद ने बिबौरत को सरदार आला बनाया है, बिबौरत ये सब कुछ खड़ा होकर नहीं देखेगा सरदार। ये सुनकर अर्तुर साहब कहते हमने सोगत को अपनी तलवारों से फतह किया था, तुर्क रवायात वाजिया है, वो उसी जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे जिसे वो हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जगह में सुल्तान केज काउच को मंगोलों ने घेरा हुआ था। एक सिपाही कहता खोलो इसे। ये सुनकर एक सिपाही से खोलने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरह दरक्योस उस आदमी को मार देता है और अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह दरक्योस के आदमी मंगोलों के आदमियों को मार देते हैं। फिर एक आदमी आगे बढ़ता है और सुल्तान केज काउच को खोलता है, जबकि दूसरा आदमी संदूक उठा लेता है। इतने में उन पर हमला हो जाता है। बिबौलत और उनके आदमी वहां पहुंच चुके थे, जिनमें मंगोल भी शामिल थे। इतने में तुर्गुत और उसके साथी मंगोलों के बेस में वहां पहुंच जाते हैं और सुल्तान केज काउच तक पहुंच जाते हैं। बामसी फौरन सुल्तान केज काउच की रस्सी काट देता है और नीचे उतर आते हैं और उन्हें एक तरफ ले जाते हैं। ये देखकर भी बिबौलत कहता है यरनाल वो सुल्तान केज काउच को लेकर जा रहे हैं, उनका पीछा करो। बामसी तुर्गुत को कहता है तुम लोग जाओ, मैं इस कुत्ते को देख लूंगा। इतने में यनार बामसी के करीब पहुंच जाता है और वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत का मंजर दिखाया जाता है। अर्तुर साहब और उनके साथी सोगत पहुंच जाते हैं। सब लोग बुलंद आवाज में अर्तुर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अर्तुर साहब जब आगे आते हैं तो देखते हैं उमर कबीले के झंडे हर तरफ लगे होते हैं। अर्तुर साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं ये झंडे उतार दो और काई कबीले के झंडे लगा दें। ये कहकर अर्तुर साहब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ यनाल और बामसी के दरमियान लड़ाई शुरू थी। बामसी यनाल के पेट में तलवार घोंप कर कहता है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था यनाल, तुम इसके हकदार हो। ये कहकर बामसी अपनी तलवार खींच लेता है। यनाल नीचे गिर जाता है। फिर बामसी वहां से चला जाता है। इसी दौरान दरक्योस और अलीजद के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से बहुत सारे आदमी मारे गए थे। फिर सबतर अपने सिपाहियों को कहता है सुल्तान केज काउच के पीछे जाओ। दूसरी तरफ सोगत में उमर कबीले के झंडे उतार कर काई कबीले के झंडे लगाए जाते हैं। सोगत के लोग बहुत खुश थे। इतने में उमर कबीले के कुछ सिपाही यहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो, उमर कबीले यानी सरदार आला का झंडा उतारने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। इतने में अर्तुर साहब वहां पहुंच जाते हैं। उमर कबीले के सिपाही अपनी तलवारें निकालना शुरू कर देते हैं। अर्तुर साहब कहते हैं मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ, अपना हक लेने आया हूँ। सिपाही कहते हैं यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है, कमांडर अलीजद ने सोगत और सरदार आला का ओहदा बिबौरत साहब को दिया है। अर्तुर साहब कहते हैं किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे हक को छीन सके। सिपाही कहता है तो तुम्हें हमारे ऊपर से गुजरना होगा। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह उमर कबीले के सिपाहियों को काबू में कर लिया जाता है। फिर अर्तुर साहब कहते हैं कोई मुझसे सोगत हासिल करना चाहता है तो अपनी तलवार के साथ मेरे सामने आए और दूसरों के साए के पीछे मत छुपे। अलीजद और हलाको खां के सामने ये पैगाम भेज दे कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुर ने सोगत वापस ले लिया है। फिर अर्तुर साहब आगे बढ़ते हैं तो बिबौरत के मजीद सिपाही आगे आ जाते हैं। तो एक सिपाही कहता है आप आगे नहीं बढ़ सकते अर्तुर साहब, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अर्तुर साहब कहते हैं मैं यहाँ इजाजत लेने नहीं, अपना हक लेने आया हूँ। इस तरह सारे सिपाही गिर जाते हैं। इतने में सिरमा और बिल्की खातून वहां पहुंच जाती हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर बिल्की खातून कहती है इसका क्या मतलब है अर्तुर साहब, लेकिन अर्तुर बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। सिरमा खातून कहती है ये बिबौरत यानी सरदार आला का घर है, आप ये क्या कर रहे हैं।
इतने में सलजार खातून वहां पहुंच जाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर अर्तुश साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं उमर कबीले के सिपाहियों से तलवारें ले लें, मैं सोगत में उमर कबीले के सिपाही नहीं देखना चाहता। सराह महल के अंदर भी उमर कबीले के झंडे उतार दें और काय कबीले के झंडे लगा दें। बिल्की खातून कहती है आप सरदार आला भी औरत के घर पर ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं। अर्तुश साहब बिल्की खातून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्की खातून भी अर्तुश साहब के साथ चल पड़ती है। अंदर आकर भी बिल्की खातून अर्तुश साहब को बहुत सारी आवाजें देती हैं। अर्तुश साहब उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते और कहते हैं अंदर आ जाओ, हम अंदर आकर बात करते हैं। इसी दौरान उमर कबीले के झंडे उतार कर काय कबीले के झंडे लहरा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में सबत और उसके सिपाही सुल्तान केशगढ़ की तलाश में एक जगह पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं। तुर्गुत और बामसी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, फिर वो हमला कर देते हैं। इस तरह सबत और उसके आदमी मारे जाते हैं। फिर तुर्गुत सुल्तान केशगढ़ से पूछते हैं कि आप ठीक है सुल्तान। केशगढ़ कहते हैं मैंने इनका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया है, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। अब्दुर्रहमान कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कोई और सिपाही आ जाए। तुर्गुत कहता है हम जाएंगे अब्दुर्रहमान, लेकिन पहले अली जग को दिखाएंगे कि वो पूरी तरह हार चुका है। दूसरी तरफ सोगत में बिल्की खातून अर्तुश साहब के पास पहुंचती है और कहती है आप बात क्यों नहीं कर रहे। अर्तुश साहब कहते हैं ये झंडा आपके कबीले में होना चाहिए था बिल्की खातून, यहाँ नहीं। ये बिल्की खातून झंडा लेकर कहती है मुझसे बात करे, ये आप क्या कर रहे हैं। अर्तुश साहब कहते हैं ये सही वक्त था कि मैं अपना हक वापस ले लूं, आपके भाई ने बहुत बड़ी गलती की थी बिल्की खातून, जल्द उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा। बिल्की खातून कहती है आप ठीक कह रहे हैं, सोगत पर आपका हक है, क्या इस तरह हमला करके आपको इसे वापस लेना चाहिए था। अर्तुश साहब कहते हैं हमारी फतह की जमीनों की हिफाजत करना हमारी इज्जत का मामला है बिल्की खातून, जब हमारी इज्जत का मामला होता है तो हम किसी के साथ मशवरा नहीं करते, हम सही वक्त पर हरकत में आते हैं। बिल्की खातून कहती है ये सही नहीं है, ऐसा करके आप पूरे उमर कबीले को अपने खिलाफ कर रहे हैं। अर्तुश साहब कहते हैं बुज़दिल हर रोज मरता है, जबकि बहादुर एक बार मरता है और वो मर्दों की तरह मरता है। मैंने सिर्फ इंसाफ कायम किया है और मैं तमाम तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। बिल्की खातून कहते हैं दोनों कबीले के भाईचारे के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। अर्तुश साहब कहते हैं हक का रास्ता अल्लाह का रास्ता होता है और वो मुश्किल होता है, एक आदमी को मजबूत होना चाहिए। बिल्की खातून कहती है मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी, ये कहकर वो चली जाती है। नीचे सिरमा खातून कई कबीले के झंडे देकर शदीद गुस्से में थी, जबकि सरजान खातून मुस्कुरा रही थी। ऊपर अर्तुश साहब गुनगुन को बुलाकर कहते हैं सोगत के लोगों को इकट्ठा करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। ज़रीशा तुम हमें भूल ही जाती हो अपने घर जाकर, अब हम तुम्हें जल्दी नहीं जाने देंगे, हमारा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। नीलम मुंह बनाते हुए बोल रही थी। हाँ सही कहा, आफिया ने भी इसका साथ दिया, अब हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। फिर ये घर क्या चली जाती है, हमें भूल ही जाती है, हम दोनों नाराज हैं तुमसे। नीलम और आफिया मुंह बनाते हुए बोली। आज ही वापस आई थी। यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठी सब दोस्तें गप्पे लगा रही थीं। गप्पे कम शिकवे ज्यादा चल रहे थे। नीलम और आफिया के ज़रीशा के अलावा कोई दोस्ती नहीं थी। क्या करूं यार, जाना तो पड़ता है ना, भाइयों के अलावा और कौन मेरा वहाँ। तुम दोनों जानती हो भाइयों के रूहों को, इसको रहने दो, इससे रहने दो। जल्द वाली पढ़ो। डैन का इंतकाम किस्त नंबर।
ہاں میں ایک روحان ہوں اور اس دنیا کی سب سے طاقتور ڈین ہوں۔ سارا کی آواز گونجی۔ کیوں آئی ہو ہماری زندگی میں؟ کیوں تباہ کرنا چاہتی ہو ہماری زندگی؟ اب کی بار رفت بولی تھی، نہیں میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا آئی، میں ڈائن ضرور ہوں مگر بری نہیں۔ سارا پھر سے چلائی۔ ہماری ماں کو کھا گئی اور کہتی ہے میں بری نہیں ہوں۔ روسا کی آنکھوں میں آنسو نکلے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو امی کو کس نے ختم کیا؟ سارا نے غصے سے روسا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، بہت سن لی ہم نے اس ڈین کی بکواس۔ بابا جی اب اس کو ختم کر دیں۔ نور نے نبا کو کہا، نہیں چھوڑو مجھے جانے دو، مجھے برگد کے پیڑ کے ساتھ سونکے سے بندھی سائز۔ سارا چلانے لگی، آج تو تمہارا مرنا طے ہے۔ ثاقب جو کافی دیر چپ تھا بول ہی اٹھا۔ فوجا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دم کی بوتل سے ڈھکن کھولا اور سارا پانی سارا پر پھینکا۔ سارے جسم سے دھوئیں اٹھنے لگے۔ سارا درد سے چلانے لگی، اس کی چیخوں سے پورا گاؤں گونج اٹھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، مجھے میرے بچوں کے پاس جانے دو، وہ ماں کے بنا کیسے رہیں گے؟ سارا التجا کرنے لگی، تم ماں نہیں ڈین ہو۔ ڈین نے کہا، میں ڈین ضرور ہوں پر خدا نے مجھے ایک ماں بنایا ہے۔ سارا کی گال آنسوؤں سے بھر گئی۔ بس اب بہت ہو چکا، بہت بول لیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبا نے کہتے ہوئے ایک طرف رکھی ہوئی مٹی کے تیل کا کین اٹھایا اور سارا کے پاس چک کر سارا تیل اس پر چھڑک کر اس سے دور ہو گئی۔ اب سارا کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ سارا کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سفید گیا، پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے، ناخن بہت لمبے اور نیلے ہو گئے۔ بس بہت گڑبڑ کیا میں نے، اگر آج میری زندگی ختم ہونی ہے تو ہوگی، تو یاد رکھنا تم سب میں ایک روحان ہوں اور اس دنیا کی سب سے خطرناک ڈائن، اور ایک ڈائن اپنا انتقام کبھی نہیں بھولتی۔ لوٹ کر آؤں گی میں، آج سے پورے 25 سال بعد میں پھر سے واپس آؤں گی، تم سب کو تمہارے کیے کی سزا دینے کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں تم سب کو، مجھ کو میرے بچوں سے الگ کیا ہے نہ تم لوگوں نے، میں تمہیں اس دنیا سے الگ کر دوں گی، واپس آؤں گی۔ میں ایک روحان ہوں، یاد رکھنا میں ڈائن ہوں، ڈائن۔ سارا کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ نبا نے ماچس اٹھائی اور جلا کر سارا کی طرف پھینکی۔ سارا کے پورے بدن میں آگ لگ گئی اور وہ چلانے لگی، یاد رکھنا میں ایک ڈائن ہوں اور روحان ہوں، میں لوٹ کر آؤں گی۔ کیا لوٹ کر آئے گی سارا؟ مگر کیسے؟ کیوں بیگ خاندان نے ختم کیا سارا کو؟ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سفید ہو چکا تھا، اس کے کھلے ہوئے بال خود بخود ایک بہت بڑی 10 فٹ کی چوٹی میں تبدیل ہو گئے۔ چوٹی کم اور ایک سانپ زیادہ لگ رہا تھا۔ چوٹی ہوا میں لہرا رہی تھی، اس کے چھوٹے سے سفید ناخن لمبے نیلے ہو گئے تھے، وہ ایسے کھنکھنا رہی تھی کہ کوئی بھی مدہوش ہو سکتا تھا۔ جیاں کا پورا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا، اسے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ڈائن نے پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی اور دیوار پہ چڑھ گئی۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور اس کی چوٹی ہوا میں لہراتی ہوئی
या की तरफ आई। सेब गाय ने पीछे तरफ छलांग लगाई और द्वार पर चढ़ गई। इसने अपना सर हिलाया और इसकी चोटी हवा में लहराती हुई आलिया की तरफ आई। नहीं नहीं, आलिया बैग नहीं नहीं करती हुई उठ के बैठ गया। और गाड़ियाँ ना 10 साल से आ रहा है। क्या मतलब है इस पसीने का? और वो खूबसूरत सी औरत कौन है जिसके बाल, नाखून, आंखें, सब कुछ अजीब है। आलिया के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। गुड मॉर्निंग भाई, आलिया ने देखा। आवाज इसकी छोटी बहन सारा बेग की थी। क्या हुआ भाई? फिर से वही सपना आ गया। सारा चलते हुए अंदर आ गई और आलिया के सामने सोफे पर बैठ गई। क्या करूं सारा, आजकल ना ये सपना बहुत ज्यादा आता है। कन्फ्यूजन सी हो रही है दिमाग में। आलियान ने मायूस सा होते हुए कहा, आप फिक्र ना करें भाई, नीचे जाएं, नाश्ता कर लें और आज ऑफिस से भी छुट्टी कर लें। सारा कहती हुई उठ खड़ी हुई। नहीं सारा, ऑफिस तो जाना है और आज भी शायद किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिटी से बाहर जाना पड़े। आलियान भी उठ खड़ा हुआ। अम्मी आपको पता है आज मुझे प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहाँ जाना है? आलियान घर से दाखिल होते हुए खुशी खुशी रफ बैग के कमरे में दाखिल हुआ। ऐसे कहाँ जाना है जो इतने खुश हो रहे हो? रफ़त ने आलियान से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सोचा हम सब वहाँ चलते हैं, हमारे गांव करतारपुर। क्या? आलियान कहते ही रफ़त सोफे से उठ गई जैसे इसे 240 वोल्ट झटका लगा। पापा आपने मुझे इस वक्त हॉस्टल से यहाँ क्यों बुलाया? इन्हें अब्बासी ने अंदर आते ही अपने बाजी अब्बासी से पूछा जिसने रात को 1 बजे अंश को अपने पुराने घर में बुलवाया था। दरअसल बात यही कुछ ऐसी है अंश के तुम्हें लाना पड़ा। अजी हबीब ने जवाब दिया। क्या बात पापा आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? अंश ने कहा। हाँ, बात यह है कि हमारे सुलेमानी किताबों के सारे सफ़ात ऐसे मिट गए हैं जैसे कभी इन पर कुछ लिखा ही नहीं गया था। हबीब ने जवाब दिया। क्या यह कैसे हुआ और किसने किया? किसी हवाई मखलूक ने या फिर काला जादू? अंश सुनकर चुप हो गया। इन्हें ये काम ना हवाई मखलूक का है ना जादू का। अंश मुझे एक बार ने बताया था कि जब कोई बहुत ताकतवर काली ताकत लौट कर आती है ऐसा होता है। याद रखना तुम एक दिन यहाँ खुद लौट कर आओगे। याद रखना तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाए। मगर क्यों अम्मी, जब मैं 3 साल का था तो हम गांव छोड़कर आए थे और आज तक वापस नहीं गए, क्यों? आलियान ने पूछा तो रफ़त के पास कोई जवाब न था। बोलिए अम्मी, जवाब दें। कोई वजह है ना आलियान ने, जो तुम्हें नहीं बता सकती मैं? रफ़त बेग ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया। अम्मी आप फजूल में क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ नहीं होता, मेरे बहुत इम्पोर्टेंट डील है और जाना ज़रूरी है। अगर लियान ने संजीदा लहजे में कहा। मगर लियान मेरी। अरे
رائے کیا ہوا ہے؟ ارے کیا ہوا ہے رفت صاحبہ، اب وہ اتنا کہہ رہا ہے تو چل دیتے ہیں۔ نور نے اندر آتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے بابا، آپ سمجھاؤ نا انہیں۔ الیان اب نور کی طرف کے نیچے استاخانے میں لے جانا ضروری ہے۔ ہاں نور جی، میں تو یہ بھول گئی تھی، کیونکہ مجھے آج بھی سارا کا وہ روپ یاد آتا ہے۔ میں ایک روحانی ہوں تو دل سہم جاتا ہے۔ کیا ہوا پاپا، کوئی حل ملا؟ انس نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں انس راز جان، آپ کتاب میں بھی ان سلیمانی کتابوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ نہیں ملا۔ حبیب نے بھی لمبا سانس لیتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ انس اور حبیب صبح سے بہت سی کتابیں دیکھ چکے تھے، مگر دوپہر ہونے کو تھی اور ابھی تک کوئی طریقہ نہیں ملا تھا۔ حبیب مایوس ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ انس نے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور حبیب کو دیا۔ پاپا آپ مایوس مت ہوئیے، کوئی طریقہ مل جائے گا۔ میں وہ سامنے والی پرانی کبٹ میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی کتاب مل جائے۔ انس کبٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا کبٹ پہ جا گرا۔ کبٹ ایک دم زور سے گھومی جیسے کوئی دروازہ، اور اگلے لمحے انس اور حبیب دونوں حیران ہو گئے، کیونکہ کبٹ کے پیچھے بہت بڑا کمرہ تھا۔ حبیب جلفی سے اٹھا اور کمرے کے پاس گیا۔ انس بھی کمرے کے اندر گیا۔ کمرہ بہت بڑا تھا اور کمرے میں نہایت خطرناک بد شکلیوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے کے درمیان میں ایک بہت بڑی کتاب رکھی تھی اور اس کے اوپر ایک سنہری پتھر جو چمک رہا تھا۔ چلو جلدی کرو، سارا سامان رکھ لیا ہے نا؟ بیگ خاندان گاؤں کے لیے نکل رہا تھا۔ صرف 2 گاڑیاں ہی لی جاتی ہیں، ایک گاڑی میں عالیہ، رضا، سارا اور عائشہ، اور ایک میں ہم بڑے۔ انور کہا۔ بھائی صاحب بالکل میک میرا مطلب ٹھیک بول رہی ہیں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے پاپا، چلیں نکلتے ہیں۔ الیان اور ریان گاڑی میں بیٹھ گئے۔ الیان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ سارا اور عائشہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ انور لوگوں کی گاڑی آگے تھی۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ہماری حویلی کوئی پرانے بادشاہوں کی حویلی ہوگی یا ڈرون ٹائپ؟ سارا نے عالیہ کو کہا۔ آئی تھنک تھوڑی ٹائپ کی طرح ہمارے دادا پردادا کے زمانے کی حویلی ہے وہ، الیان نے جواب دیا۔ گیز جیسی بھی ہو، ہمیں وہاں صرف انجوائے کرنا ہے اور کچھ نہیں، الیان نے کہا۔ گاڑی اب گاؤں کے راستے پر چل دی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف بہت بڑا جنگل تھا۔ ارے بھائی کوئی اچھا سا گانا چلا دو، سفر کو تھوڑا انجوائے کرو، اب کی بار عائشہ نے کہا۔ الیان نے میوزک آن کر دیا۔ بالی ووڈ کا گانا چل رہا تھا، مگر تبھی الیان کو صرف کی گنگنانے کی آواز آنے لگتی ہے۔ یہ کیسی آواز؟ بالکل ویسے ہے جیسے خواب میں وہ گنگناتی ہے، الیان نے سوچا۔ یار ریان، یہ میوزک چینج کرو، الیان نے کہا۔ کیا بھائی، میوزک چل رہا ہے، ریان
लियान को लगे अलग अब वो सपना दिन में भी आने लगा, मगर तभी झनकाने की आवाज आना बंद। ये कमरा किसका है? अंश ने कहा। ये कमरा किसका है? अंश ने कहा। इतने सालों तक ये कमरा मुझसे भी छुपा था। तभी बोला, लगता है इस किताब में जरूर कोई बात है, तभी धनुबा ने यहाँ छुपा के रखा है। इसे हबीब किताब के पास जाकर देखते हुए कहा, हाँ पापा, मगर इसके ऊपर ये कैसा? अंश पत्थर को देखकर चमकते हुए बोला, इस पत्थर को ही पत्थर कहते हैं। ये ऐसा ये ऐसा जादुई पत्थर है। इस पत्थर को वही उठा सकता है जिसने इसे रखा हो, या फिर वही जो इसका खून हो। यानी अगर इसको माँ ने रखा है तो मैं उठा सकता हूँ। अंश ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुमने सही सोचा। पीप ने कहा। अंश आराम से जमीन पर बैठा और अपना हाथ पत्थर की तरफ बढ़ा दिया। प्यार से बैठा। जी पापा। मैंने पत्थर को उठाया, फिर आराम से अंश के हाथ में आ गया। तभी पूरी किताब से बहुत ज़्यादा रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। अंश और पीछे हट गया। अब हर तरफ अंधेरा हो रहा था। गाड़ी अपने रास्ते रवां थी। तभी अहन बोला, गाड़ी रोकें भाई, गाड़ी रोको। रोक। वो सामने देख रेहान ने सड़क के बाएं तरफ जंगल में इशारा किया। वहाँ यार, इतनी बड़ी गार, वो भी ऐसे जैसे बहुत से पत्थरों से बनाई गई हो, क्योंकि यहाँ कोई पहाड़ तो है नहीं। आइश आइश एक हाथ बोली, मुझे लगता है पुराने जमाने के लोगों का घर ऐसा होता होगा। मैंने कहा, चलो ना रेहान भाई, चलते हैं, साथ ने कहा। मैंने अभी भी गार को गौर से देख रहा था, जैसे कुछ याद करने की कोशिश। हाँ चलो, रेहान ने आहिस्ता से कहा और गाड़ी से बाहर निकल आ लिया। वो क्या बात है, आज रेहान भाई ने इजाज़त दे दी? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस जंगल को पहले कभी देखा हुआ है? रेहान ने गौर से गार को देखते हुए कहा। क्या पता भाई, जब आप छोटे हो तो चाची आपको यहाँ लेकर आई हो। रेहान ने कहा, चलो चलो, के पास जाते हैं और अंदर से भी देखते हैं। आयशा गाड़ी से कैमरा निकालते हुए बोली और सब इस तरफ चल दिए। सब कार के पास पहुंच गए, जो बहुत बड़े काले पत्थरों से बनाई गई थी। पुराने ज़माने में किसी ने बहुत मेहनत करके ऐसे बनाया होगा। सारा कार का ऊपर से नीचे तक का जायजा लेते हुए बोली, चलो यार, इसके अंदर चलते हैं। रेहान ने कहा। आयशा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और बाकी सब ने भी अपना मोबाइल निकाल कर टॉर्च ऑन कर ली और अंदर दाखिल हो गए। पूरी गार में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। यार, यहाँ बहुत अंधेरा है, हमारे टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ गई। ये देखो, मुश्किल पुराने ज़माने लोग इसी से रोशनी हासिल करते थे। आने एक तरफ मोबाइल करते हुए कहा, मेरे पास लाइटर है, इसमें चलाता हूँ। अलियान ने जेब से लाइटर निकाला और मशाल चला दी। मशाल की हल्की सी रोशनी गार में फैल गई। गार बहुत सी मशाल की थी। अलियान ने एक एक करके अब सबको जला दिया। अब गार में रोशनी फैल गई थी। वाह, ये तो बहुत बड़ी गार है, साहब ने वाह खींच कर बोला।
بعد میں سامنے کی دیوار پر ایک خوبصورت لڑکی کی بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جو آرٹ سے بنی تھی۔ یار سارا، یہ کتنی امیزنگ کار ہے نا! عائشہ سارا سے مخاطب ہوتی الیان چلتا ہوا تصویر کے پاس پہنچا۔ ایسا لگتا ہے اسے بھی کہیں دیکھا ہے، میں نے سوچا۔ تبھی الیان کو زمین پہ ایک ناخن دکھائی دیا۔ الیان نے ناخن اٹھایا، یہ ناخن بہت بڑا اور نیلا تھا۔ الیان کو یاد آیا اس کے چھوٹے سے ناخن لمبے نیلے ہو چکے تھے۔ یہ تو ہی ناخن ہے جس طرح اس عورت کا ناخن تھا۔ جب روشنی نارمل ہوئی تو حبیب اور انس نے آنکھیں کھول دیں اور کتاب کی طرف دیکھا۔ کتاب اب کھل چکی تھی اور اس کا پہلا صفحہ سامنے تھا۔ راز اسے ڈائن، انس نے کتاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کتاب ایک بہت قدیم زبان میں لکھی گئی تھی، مگر انس اور حبیب کے لیے دنیا کی کوئی زبان پڑھنا مشکل نہیں تھی۔ حبیب جلدی سے کتاب کے پاس گئے اور اسے اٹھا کر باہر لے آئے اور ٹیبل پر آ کے رکھ دی۔ حبیب نے جلدی سے کتاب کا صفحہ پلٹا اور اگلا صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ راز ہے ڈائن، اس کتاب کو اس دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ڈائن نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں اس دنیا کی تمام کالی طاقتوں کے لکھا گیا ہے، جیسا کہ چڑیل ڈائن، بھوت، ان سب کی کمزوریاں، طاقتیں، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، سب کچھ۔ حبیب نے یہ پڑھ کر صفحہ پلٹ دیا۔ پاپا، یہاں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو یہ پتہ کرنا ہے کہ سلیمانی کتابوں کے صفحات کس وجہ سے مٹ چکے ہیں اور ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انس نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اس صفحے تمام چیزوں کے بارے میں اور اس کے ساتھ صفحات نمبر دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں سلیمانی کتابوں کا ٹائٹل ڈھونڈو، میں تب تک سلیمانی کتابیں لے آتا ہوں۔ حبیب جواب دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ڈائن رخش جھلکش، بھوت، اوکال، سرکال، پراچار، اچھا دھاری، ناگ۔ ارے بے، یہاں تو اتنی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے نا کہ پڑھتے پڑھتے ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ لگتا ہے اس ڈائن کے پاس بھی کوئی اور کام نہیں تھا، انس نے کہا۔ انس واپس کتاب میں ڈھونڈنے لگا۔ لو، مل گیا۔ 5-6 صفحات پڑھنے کے بعد اسے سلیمانی کتابوں کا ٹائٹل آخر مل ہی گیا۔ صفحہ نمبر 5102۔ ارے باپ! اس کتاب کو دیکھ کے لگتا نہیں اتنی چیزیں ہیں اس میں، انس نے کہا، پر وہاں تک جانے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ ہم اس کو اپنے طریقے سے کھولتے ہیں، انس نے سوچا اور دوسرے ٹیبل پر پڑا چھوٹا سا پنکھا اٹھایا اور کتاب کے پاس رکھ کے سوئچ آن کر دیا۔ پیج خود بخود پلٹنے لگے۔ انس کچن سے جوس لے آیا اور بیٹھ کر پینے لگا۔ کچھ دیر میں صفحہ نمبر 5099 کھل گیا۔ انس جلدی سے اٹھا اور فین بند کر دیا اور دونوں
2-3 पेज पलटने के बाद उसे इसका सफ़ा मिल गया। अंश के मोबाइल पे मैसेज रिंग बजी। अंश ने मोबाइल उठाया। पापा का मैसेज। बेटा, मैं बाहर आ गया हूँ, कुछ काम है ज़रूरी, तुम तब तक टीका ढूंढो। अंश ने मोबाइल रख दिया और आगे किताब पढ़ने लगा। इल्मानी किताब जिन्हें सिर्फ रिदवाशी ही पढ़ सकते हैं और इनके ज़रिए बड़ी मखलूक़ात काली ताकत और बुराई को ख़त्म करते हैं। इन किताबों में वो सफ़हात हैं जिनको पढ़ने से पढ़ने वाले पर किसी जादू का असर नहीं होता, मगर ये किताबें सिर्फ ऐशी पढ़ सकते हैं। इस दुनिया में वैसे तो बहुत डायने हैं, मगर इस दुनिया की एक ऐसी डायन है जो हजार साल में एक बार पैदा होती है। वो डायन है रोएन। ये डायन, इसकी उम्र 1000 साल से भी होती है और 1000 सालों से पहले इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये बिल्कुल जवान रहती है। हाँ, अलबत्ता रोएन को पत्थर का बनाया जा सकता है। डायनोशी मुंतशिर पढ़ कर पानी में मिलाकर इस डायन पर फेंक दिया जाए तो वो एक लम्हे के लिए बेबस हो जाती है और इसी मियान अगर इसकी चोटी को काट दिया जाए तो इसकी सारी ताकतें चली जाती हैं और फिर इसे आग लगा दिया जाए तो यह डायन कुछ सालों के लिए पत्थर की बन जाती है, मगर इसके बाद यह कितने ज़्यादा भयानक हो जाती है कोई सोच भी नहीं सकता। हंस ने रख कर एक लंबा सांस लिया और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। और जब ये लौट के आती है तो इतनी ताकतवर होती है कि इसके आने से पहले सुलेमानी किताबों के सफ़ात मिट जाते हैं और दोबारा ये सही तभी होते हैं जब किसी डायन का काला खून इस पर पड़ता है। अरे, ये बच्चों की गाड़ी पीछे कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, आ रही गए हैं ये लोग, रफ़त ने परेशान होते हुए कहा। पूरा रोड सुनसान था और पीछे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अरे भाभी, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? आ जाएंगे होंगे कहीं रास्ते में, रुस्ता ने कहा। तो तुम मेरी मेडिसिन साथ लाई हो? साकब ने रुस्ता से पूछा। खड़ूसा, आपने मुझे खड़ूसा बोला था। दूर जाने दें, बताती हूँ मैं आपको, आपके कान खींचने पड़ेंगे। मुझे रुस्ता ने उंगली दिखाते हुए कहा। अरे रुस्ता देव जी ने साफ ही बोला है, तुम अपने कान में लगाना भूल गई। रफ़त ने रुस्ता के कान में उंगली मारते हुए कहा। ओ सॉरी भाभी, मैं लगाना भूल गई। रुस्ता ने कहा। रुस्ता के एक कान में थोड़ी प्रॉब्लम थी। देखा, मैंने रुस्ता ही बोला था, तुम फजूल में ही इतना गुस्सा करती हो, पहले अपना कान चेक कर लेती। साकब ने मुस्कुराते हुए तंजिया कहा। आप तो रहने दें, क्या पता आपने मेरे ना सुनने का फ़ायदा उठाया हो। सब मुँह फेरते हुए बोली। लो, रफ़त आ गया। तुम्हारा ध्यान अनवर ने गाड़ी के शीशे पीछे अपनी गाड़ी को देखा। शुक्र है खुदा का, रफ़त ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं ना जिससे प्यार करूंगी ना कल मेरे नावल के हीरो जैसा होगा। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में आएगा। रहीम मलीना से कह रही थी तो आ गई। वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा
اور بڑے ایٹیٹیوڈ سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے گھنے بالوں پر ہاتھ گھما دیا۔ اس کی نیلی آنکھیں سب کی مدہوش کر دیں۔ تو کر دیا اسٹائل سے چل۔ ارے کیا بولی جا رہی ہیں تو الینا، میں کیا بتا رہی ہوں تمہیں؟ حریم نے الینا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ، الینا نے رحیم کے پیچھے سامنے حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ رحیم چیخ مڑی تو حیران رہ گئی۔ سامنے الیان اور اس کی فیملی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ میرا ہیرو آ گیا۔ حریم کی نظریں الیان پر ہی ٹک گئیں۔ میرا بھی الیان کی نظریں تو ریحان پر ہی جم گئی تھیں۔ تم دونوں نہیں سدھرو گی۔ الینا اور حریم دونوں کے کان کھینچے تھے۔ الینا اور حریم دونوں پیچھے مڑیں تو الینا کی امی ریحانہ تھیں۔ ہاں